नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ कर चले हम फिदा, जो कि कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखा गया है। कैफ़ी आज़मी, इनका जन्म 14 जनवरी 1919 को हुआ और इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को हुई। ये जो पाठ है कर चले हम फिदा, असल में एक गीत है। जब भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ, उस युद्ध में उस युद्ध को एक फिल्म में दर्शाया गया है जिसका नाम था हकीकत। ठीक है। और उस फिल्म में ये गीत गाया गया था मोहम्मद रफ़ी के द्वारा, जिसके बोल लिखे थे कैफ़ी आज़मी ने। ठीक है। तो इस पाठ को हम कविता भी कह सकते हैं और एक गीत भी कह सकते हैं, जो कि एक फिल्म में भी दर्शाया गया और कैफ़ी आज़मी द्वारा वो लिखा गया। पाठ कुछ इस तरीके से है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें जो युद्ध में सैनिक हैं, वो जब मरते हैं या शहीद होते हैं, तो वो अपने बाकी साथियों को, जो भी उनके साथी हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम तो अब इस जन्मभूमि पर, इस मातृभूमि के लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये जो वतन है, ये जो देश है, अब वो तुम्हारे हवाले हम करके जा रहे हैं। ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं कि कर चले हम फिदा। फिदा मतलब न्योछावर कर दिया। कौन बोल रहा है? ये हम कौन है? हम सैनिक हैं। ठीक है, जो कि बॉर्डर पर है, लड़ाई में इस देश के लिए शहीद होने वाले हैं। वो मरते मरते अपने दूसरे जो सैनिक साथी हैं, उनको ये सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हम तो इस देश के लिए न्योछावर हो गए, हमने अपने तन और मन से इस देश के प्रति हम न्योछावर हो गए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जो ये वतन है, ये देश है, तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, अर्थात तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। सैनिक क्या कहते हैं कि इतनी ठंड में बॉर्डर पे, और वहाँ पर आपने देखा ही होगा, बॉर्डर पे इतनी ठंड होती है, चारों तरफ जैसे पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसे बर्फ के मौसम में भी कितनी बार उनकी सांसें थम गई थी। ठीक है। और जो उनकी खून था, उनकी नसों में जो खून था, वो जम गया था। ठीक है। उनकी नब्ज जो है वो जम गई थी। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और इस देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने कदमों को सिर्फ आगे ही बढ़ाया। उन कदमों को उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कि हमारे सर कितने भी कट जाएं, कितने भी और उनके जो साथी थे वो शहीद हो गए, उनके सर भले ही कट जाएं, लेकिन कभी भी उन्होंने हिमालय का सर नहीं झुकने दिया। मीन कट गए सर हमारे तो हमें कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने नहीं झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, मरते मरते रहा मतलब जब वो बिल्कुल उनके शरीर से प्राण निकलने ही वाले थे, मीन्स आखिरी दम तक उन्होंने, बांकपन मतलब वीरता का भाव प्रकट किया, उन्होंने वीरता से काम लिया और शत्रुओं का सामना किया। ठीक है। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, कि मरते मरते भी उनमें वो वीरता का भाव हमेशा बना रहा, और अब वो ये देश तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। सेकंड पैरा में क्या बोलते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
वो कहते हैं कि हमारे पास जिंदा रहने के तो बहुत सारे मौके आएंगे ना। हम अगर आज सैनिक ना बने होते तो हम एक आम जिंदगी जी रहे होते, है ना। हमारे पास बहुत मौके होते, लेकिन जान देने की रुत रोज रोज नहीं आती। मीन्स जब लड़ाई छिड़ती है, युद्ध छिड़ता है, तभी सैनिकों को अपना असली साहस, अपना पराक्रम दिखाना होता है ना। शत्रुओं का सामना करना होता है। वो कहते हैं कि जब शत्रुओं ने हम पर हमला कर दिया और ये जब युद्ध हो रहा है, तभी हमारा हमें हमें जान देने की रुत आई है। मीन्स ये मौसम आया है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें अपने साहस का हमें साहस दिखाना है, हमें पराक्रम दिखाना है कि हमारे पास जिंदा रहने के मौसम तो बहुत थे, लेकिन जान देने की रुत रोज नहीं आती। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें कि हमें हुस्न, सुंदरता और इश्क दोनों को बदनाम करना है, रुसवा करना है, और इस जवानी को अपने देश के लिए न्योछावर करना है। मीन्स वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, कि वो जवानी किस काम की जो खून में नहाई ही ना हो, अर्थात जो देश के काम आई ही ना हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन किस लिए बोला? क्योंकि जब युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं ना, तो चारों तरफ उन सैनिकों के लूलुहान से ये धरती जो है ना, वो लाल हो गई होती है उनके खून से, ठीक है। और उस खून को जब वो लाल हो गई, तो दुल्हन का स्वरूप भी कैसा होता है? लाल जोड़े में होती है। इसीलिए सैनिकों ने यहाँ बोला कि ये जो धरती है आज दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसने लाल रंग का जोड़ा पहन लिया हो। और अब ये जो वतन है, ये जो देश है, वो हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा तुम्हें करनी है। किसे करनी है? बाकी सैनिकों को करनी है, या हम जैसे नौजवानों को करनी है। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बोलते हैं सैनिक? कि राह कुर्बानियों की न वीरान हूँ, कि बलिदान देने की राह कभी भी सुनसान नहीं होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो जो सैनिक हैं, वो सिर्फ अपने साथियों को संदेश नहीं दे रहे, वो हम नौजवान पीढ़ी को भी संदेश दे रहे हैं, ताकि हम भी नए नए काफिले सजाते रहें। मतलब हम भी नए नए काफिले, मतलब यात्रियों का समूह होता है, या आप बोल सकते हो कि ग्रुप में आना, इकट्ठे आना, एकजुट होकर सबका सामना करना, ठीक है। कवि कहते हैं कि सैनिक कहते हैं कि ये जो कुर्बानियों की राह है, मीन्स अपने देश के लिए आगे बढ़ने की जो राह है और देश के लिए कुर्बान होने की जो राह है, वो कभी भी सुनसान नहीं पड़नी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अर्थात तुम एकजुट होकर, कौन एकजुट होकर? हम नौजवान एकजुट होकर इस राह को सजाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और फतेह का जश्न यानी जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, अर्थात कि हमने एक युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, या एक युद्ध में हमने जीत हासिल कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बस जीत गए। क्या पता आगे और भी ये हमले हो जाएं, और भी युद्ध हो जाएं। तो जीत का जश्न इस जश्न के बाद होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। हर पल आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी जिंदगी आपको मौत से गले लगा सकती है। तो इसलिए बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कि अपने सर से कफन मतलब का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आपको हमेशा शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना है, और तैयार सिर्फ अकेले नहीं रहना, एकजुट होकर, ठीक है। एकजुट होकर, एकता का भाव लेकर हम सब नौजवानों को
आगे बढ़ना है, चाहे उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़े, हमेशा सिर पे कफन बांधकर तैयार रहना पड़े। सिर पर कफन बांधने से मतलब है कि कभी भी तुम पर अगर हमला हो जाए तो तुम्हें उनका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम हो तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे सैनिक क्या कहते हैं कि अपने खून से जमीन पर ऐसी लकीर खींच दो कि इस तरफ कोई भी रावण ना आ पाए। जैसे रामायण में आपने सबने देखा होगा कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, और उसके लक्ष्मण रेखा खींचने का क्या कारण था कि रावण उस पार नहीं आ सकता था। सीता उस पार जा सकती थी लेकिन रावण उस पार नहीं जा सकता था। तो रावण का से यहाँ मतलब है शत्रु, कोई भी शत्रु। ठीक है, तो सैनिक क्या कहता है कि अपने खून से जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच दो। लकीर खींचने से मतलब है कि अपना इतना साहस और इतना पराक्रम युद्ध में दिखा दो कि दोबारा किसी शत्रु की, दोबारा किसी देश की तुम पर युद्ध करने की हिम्मत ही ना हो, ना आक्रमण करने की, तुम्हारे तुम्हारे अपने देश पर किसी की आक्रमण करने की हिम्मत ही ना हो। तुम ऐसी अपनी खून से आज जमीन पर लकीर खींच दो कि इस तरफ कोई रावण अर्थात कोई शत्रु ना आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर तुम्हारी तरफ किसी के हाथ उठने लगे तुम्हें मारने के लिए, तो उनके हाथ वहीं तोड़ दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, तुम्हारे देश की बहु बेटियों का दामन कोई छू ना पाए। वैसे यहाँ पर सीता माँ का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इस धरती को, भारत देश की जो धरती है उसको सीता माँ बोला गया, और इस धरती का कोई भी दामन ना छू पाए, इसीलिए यहाँ पर सैनिक ने कहा है कि छू ना पाए सीता का दामन कोई, अर्थात इस धरती को कोई ना छू पाए, इस जन्मभूमि को जहाँ पर हम सैनिकों ने जन्म लिया है उसको कोई ना छू पाए। राम भी तुम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, कि चाहे तुम राम बनकर लड़ो चाहे तुम लक्ष्मण बनकर लड़ो, पर तुम ही सब कुछ हो। और अब तुम्हारे हवाले हम ये वतन छोड़कर जा रहे हैं, कि चाहे तुम कैसे भी अपना पराक्रम दिखाओ, कैसे भी वीरता दिखाओ, लेकिन ये देश अब तुम्हें संभालना है। जो सैनिक युद्ध में शहीद हो रहे हैं वो जाते जाते अपने साथियों को ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे भी तुम अपने देश की रक्षा करो, लेकिन बस तुम्हें अब अपने देश की रक्षा करनी है, और हम इस देश को छोड़कर जा रही हैं। ठीक है, ये थी व्याख्या। अब जल्दी से प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ, यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया था। सेकंड प्रश्न है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है, कि हमने चाहे अपना सर कटवा दिया लेकिन जो हिमालय है उसका हमने कभी सिर नहीं झुकने दिया, अर्थात हमने भारत का हमेशा मान सम्मान बनाकर रखा। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान की रक्षा की है। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया? कि जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर इस धरती को खून से लाल किया है। मैंने बताया था ना कि इतने सैनिक मारे गए हैं, और उनके खून से जब धरती लाल हो जाती है तो कवि ने यहाँ पर बोला कि जब सैनिकों के खून से धरती लाल हो जाती है, अर्थात वह लाल दुल्हन
के समान दिखाई देती है, जैसे धरती को आज लाल जोड़ा पहनाया गया है और दुल्हन की तरह सजाया गया है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रहते हैं? जैसे ये गीत है, अक्सर इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर हमेशा कभी ना मतलब हमेशा ही कहीं ना कहीं ये गीत हम बजाया जाता है, गाया जाता है। कुछ गीत के शब्द बड़े आसान होने की वजह से आसानी से जुबान पर चढ़ जाते हैं। कुछ गीत में भावनाओं का अच्छा समावेश भी होता है, जो कि सबके मन पर एक अमिट छाप छोड़ देता है, इसलिए वो जीवन भर याद आते हैं। और ये गीत भी ऐसा ही है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? देशवासियों के लिए किया है, खासकर हम युवाओं के लिए किया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? क्या कहा सैनिक ने कि सैनिक यदि शहीद होता है तो उसके स्थान पर एक दूसरा सैनिक तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह से कोई भी लड़ाई अपने सही मुकाम पर पहुंच पाती है। और इस कविता में काफिला आगे बढ़ाने का मतलब है कि युद्ध में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों की कभी ना खत्म होने वाली पंगत तैयार होती रहे, अर्थात नौजवानों में भी वो भावना उजागर हो जाए जिससे वो सेना में भर्ती हो और अपने देश के लिए न्योछावर रहने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? मौत के लिए तैयार होना, ठीक है, अर्थात मौत के लिए तैयार होना। अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए कहता है, कवि कहता है, क्योंकि उसने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और अब देश की रक्षा का भार हम बाकी देशवासियों पर है या हम नौजवानों पर है। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया गया है ना। सैनिक अपनी भावना बता रहे हैं कि हम तो शहीद हो रहे हैं, अब तुम्हें संभालना है। सैनिक भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ गंवाना पड़े। सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात तभी तो वो बोलता है कि कभी भी ये काफिला रुकना नहीं चाहिए। अगर आज एक सैनिक शहीद हो रहा है तो तुम नौजवान जो हो वो एकजुट होकर काफिले बढ़ाते रहना, आगे बढ़ते रहना और दुश्मन कभी भी उसके द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाए, इस उम्मीद से वो देश की रक्षा का भार देशवासियों को छोड़कर जा रहा है। सैनिक कहता है कि देश पर जान न्यौछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं और ये कर्म कभी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें भाव स्पष्ट करने हैं। जो भी कविता की लाइन होती है उनमें से कभी कभी 2 या 4 लाइनें दे दी जाती हैं और उन्हीं का अर्थ हमें बताना होता है, इसीलिए कविता का अर्थ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पहले क्या होता था ना कि कविता जब हम पढ़ते थे तो उसकी कभी कुछ साल पहले तक उसके सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आती थी, ठीक है। लेकिन अभी वो व्याख्या नहीं आती पर उसके MCQ आते हैं या भाव स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कविता को समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं, सांस थमती गई, दम चमचमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय जवानों के साहस का वर्णन किया है, राइट। और कवि क्या कहता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी, ठीक है। आप अगर इन 2 छोटी सी लाइन में 3 नंबर का उत्तर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1-2 लाइन उससे आगे पीछे की या वो किससे रिलेटेड है वो बतानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भारतीय जवानों के साहस का वर्णन किया गया है,
ठीक है। साथ ही दूसरी लाइन में हमने क्या बताया कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें थम गई थी, है ना। हम ये भी बता सकते हैं कि हिमालय पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है और ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, और मीन्स अपने अपने कदमों को कभी नहीं रुकने दिया। ठीक है, शत्रुओं के कदमों को रोक दिया पर अपने कदमों को कभी नहीं रुकने दिया। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। इन पंक्तियों में सैनिक भारत की धरती को सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर की छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पर बहादुरी में आ की मात्रा भी आएगी। कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो, कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सीता मैया के लिए रेखा खींच दी थी और रावण उस पार नहीं जा सकता था। अब उसको पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो एक दो लाइन में। उसी प्रकार कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो, ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण भारत के आंचल को अर्थात भारत की धरती माँ को छू ना सके। छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों से कहता है कि वो तो अपना कर्तव्य निभाते हुए इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं या हो रहा है, क्योंकि एक ही कोई सैनिक बोल रहा है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि निभाता हुआ देश के लिए शहीद हो रहा है, परंतु उसके बाद सीता अर्थात भारत की भूमि की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण दोनों हम ही हैं। ठीक है, मीन्स हम ही राम हैं और हम ही लक्ष्मण हैं। हम ही को रावण रूपी शत्रु से अपनी मातृभूमि अर्थात सीता की रक्षा करनी है, अर्थात हमारी मातृभूमि का दामन कोई छू ना पाए, इसलिए हमें शत्रुओं से रक्षा करनी है। ठीक है, ये आपके ये चैप्टर की व्याख्या भी थी और प्रश्न उत्तर भी थे। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।